मेरी मौत के बाद एक जोरदार प्रहार के साथ घर के आईने को तोड़ते हुए मैं जोर से चिल्लाते हुए बोला, पागल हो गया है तू? कम से कम तू तो मुझे देख, एक आईना ही तो होता है जो कभी झूठ नहीं बोलता, और तेरे भी नखरे हो रहे हैं। पूजा भागते हुए आई और टूटे हुए शीशे को हैरानी से देखते हुए मम्मी को आवाज़ लगाते हुए बोली, माँ, कोई भी नहीं है कमरे में, और ये शीशा पता नहीं कैसे टूट गया। बिल्ली होगी कोई, बेड के नीचे छिप गई होगी। ध्यान से देख, मम्मी ने अंदर से आवाज़ दी। पूजा ने बिल्ली का नाम सुना तो ऐसे डर के भागी कि मुझके हंसी ही आने लगी। मैं उसके पीछे भागते हुए गया। अरे नहीं है बिल्ली, कहाँ भाग रही है? पूजा भागते भागते रुक गई और अजीब सहूलियत के साथ पीछे मुड़कर देखा, जैसे सब कुछ सुन लिया गया। मैं खुश हो गया। मुझे लगा कोई तो मुझे सुन पा रहा है। पूजा, मैं हूँ तुम्हारा ध्रुव। हाँ पूजा, मैं तुम्हारा ध्रुव, कहते हुए मैं पूजा की तरफ गया। पूजा मेरे लिए नहीं रुकी थी। दरवाजे पर उसकी चुनरी फंस गई थी। वो अब वापस दरवाजे के पास आने में आलस करते हुए कुंडे में फंसे दुपट्टे को दूर से ही झटका देकर निकालने की कोशिश करने लगी। मैंने दरवाजे के पास जाकर धीरे से उस दुपट्टे को दरवाजे से निकाला और धीरे धीरे उसके पास ले जाने लगा, लेकिन उसने मेरे पास पहुंचने का इंतज़ार बिना किए किचन की तरफ दौड़ लगा ली। मैं भी दुपट्टे का दूसरा छोर पकड़े उसके पीछे पीछे भागने लगा। पूजा और उसकी लहराती चुनरी किचन में माँ के पास पहुंची। तेज भागने की वजह से किचन में भी ब्रेक नहीं लगा और माँ से जा टकराई। मैंने अपना माथा ठनका। अब तो खाएगी ये डांट, बावली लड़की है ये तो। भला बिल्ली से इतना कौन डरता है? क्या हो गया तुझे? ये क्या भाग रही है? बिल्ली ही होगी, कोई भाग तो नहीं, माँ ने कहा और अपनी बहू को संभालते हुए हंसने लगी। पूरा शीशा टूट गया है, पता नहीं कैसे। ज़रूरी थोड़ी बिल्ली ही होगी, पूजा बोली। तू फौजी की बीवी होकर इतनी डरपोक क्यों है? छिपकली, कॉकरोच और चूहे तो जैसे कोई आतंकवादी हैं तेरे लिए, और कारतूस लेकर तेरे पीछे भाग रहे होंगे। हा हा हा। आज आएगा ध्रुव तो बोल देना कि पहले घर के आतंकवादियों का सफाया करो, बॉर्डर के तो करते ही रहते हो, माँ बोली। पूजा भी हल्की मुस्कुराहट के साथ चूल्हे में चढ़ाई खीर को चम्मच से हिलाने लगी। कितनी खुशी है दोनों में मेरे आने की, और मैं सुबह से थक गया दोनों को ये बताते बताते कि मैं आ गया हूँ। कब से तो आगे पीछे घूम रहा इनके, लेकिन नहीं, इनको मुझसे कोई मतलब नहीं है। मेरे लिए पकवान बनाने से मतलब है। तू इसको मत हिला, जाकर फ़ोन कर ध्रुव को। कल रात को हुई थी बात तो बोल रहा था सुबह 8 बजे तक आ जाऊंगा, नाश्ता तैयार रखना। 8:45 बज गए हैं। माँ ने कहा सुबह से 4 बार कर लिया फ़ोन, लेकिन वो नहीं उठा रहे हैं। मेरे तो गुड मॉर्निंग का भी जवाब नहीं दिया। आने दो उनको आज, मैं तो बात भी नहीं करूँगी। पूजा ने कहा सोया होगा, गाड़ी में जाम लगा होगा, जानबूझकर थोड़ी इग्नोर करेगा। तू एक बार और कर फ़ोन, जा मेरे फ़ोन से कर ले, माँ ने कहा। पूजा ने फ्रिज के ऊपर से माँ का फ़ोन उठाया और मेरा नंबर डायल करते हुए मिलाने लगी। मैं मुस्कुराते हुए सोचने लगा कि पूजा को मेरा नंबर याद रहता है। वो अपने फ़ोन से भी मुझे नंबर डायल करके फ़ोन करती है, जबकि नंबर सेव रहता है और कॉल हिस्ट्री में भी पहले या दूसरे नंबर पर रहता है। फिर भी आदत से मजबूर घंटी जा रही थी, लेकिन उठा नहीं रहे। घंटी की आवाज़ सुनकर मैंने जेब को टटोला तो मेरे जेब में फ़ोन नहीं था। संदेशे आते हैं वाले गाने की सीडी मुझे इतनी पसंद थी कि मैंने रिंगटोन पर वही लगाया था। शायद मेरे फौजी होना भी एक कारण था,
और उस गाने से मुझे बहुत लगाव था। फ़ोन की रिंगटोन की आवाज़ गूंज रही थी कि एक सुनसान जंगल में मोबाइल ज़मीन पर हल्की धूप घास से ओस की बूंदों को ओढ़े हुए वाइब्रेट कर रहा था और उसके थोड़ी ही दूर एक गाड़ी का एक दरवाज़ा अधजला हुआ था और कांच के काले टुकड़े थे और पास ही एक गाड़ी के पहिए में अब तक आग लग रही थी। रिंगटोन की आवाज़ कानों में गूंज रही थी क्योंकि मैं अभी मोबाइल के पास जा चुका था। मोबाइल के पास जलती हुई गाड़ी और झाड़ियों में फंसी कुछ लाशों को देखकर मैं हैरान था। मोबाइल को पास जाकर देखा तो मेरी माँ का फ़ोन आ रहा था और मैं जानता था कि मेरी पत्नी पूजा कर रही है। उन्हीं लाशों में खुद को देखकर मैं ज़हर से चिल्लाया नहीं। मेरी नहीं बोलने की आवाज़ पूरे इलाके में गूंजी थी, वो भी सिर्फ मेरे लिए। मैं चारों तरफ गर्दन घुमाते हुए धीरे से खुद की लाश के पास गया और उसे उठाने लगा, उसके सीने को मलने लगा ताकि श्वास वापस आ सके, लेकिन ये असंभव कार्य था। मैं हिम्मत हार हो चुका था। एक तरफ पूजा और माँ दोनों को मेरा इंतज़ार था और दूसरी तरफ मेरी गाड़ी का ब्लास्ट हो चुका था। मेरी तो नहीं लेकिन सरकारी गाड़ी थी जिसमें मैं और मेरे 5-6 और साथी थे। शायद गाड़ी सड़क से नीचे गिर गई थी। मैं रात के उस वक्त को याद करने लगा जब हम एक साथ बॉर्डर के पास लगे कैंप में अपनी छुट्टी अप्रूव करके लौट रहे थे। सारे भाई लोग भी उतने ही खुश थे जितने हम 7 लोग जिन्हें छुट्टी मिली थी। ध्रुव यार, हमारा मन नहीं लगेगा तेरे बिना। रात को कंबल कुटाई किसकी करेंगे? राहुल ने शरारती अंदाज में कहा। राहुल मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड था और परेशान भी सबसे ज़्यादा मुझे करता था। जब वो परेशान करता था तब मुझे ऐसा लगता जैसे वो दोस्ती के नाम पर बस मजाक उड़ाता है मेरा। मैं बहुत बार उससे हमेशा के लिए झगड़ कर दोस्ती से छुट्टी लेने की सोच लेता था। तंग आकर उसकी बात बात पर छेड़ना और बाकी लोगों के साथ मेरी खिल्ली उड़ाना मुझे पसंद नहीं था, लेकिन हर मुसीबत में जब वो मेरा साथ देता था तो मुझे यकीन हो गया कि वो बस मजाक करके सबको हंसाता है, दोस्ती भी तो निभाता है। उस दिन जब 4 आतंकवादियों ने कैंप पर हमला किया तो बाकी सब लड़ते लड़ते वहां से निकलकर दूसरी तरफ भाग चुके थे, लेकिन राहुल तब तक दीवार लांघ कर नहीं गया जब तक मैं फंसा हुआ था, जबकि वो ही सबसे फुर्तीला था। उसने पहले मुझे दीवार लंघवाया, उसके बाद खुद लंबी छलांग लगाई। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि राहुल ही मेरा अच्छा दोस्त है। कल शाम को हंसते हंसाते राहुल ने मुझे विदा किया और खिल्ली उड़ाते हुए कहा, अब तो कुछ दिन अपनी बीवी के पल्लू में बंधे रहना, जिसे परसों मैंने आई लव यू बोला था। सब लोग हैरानी से राहुल की तरफ देखने लगे तो मैंने हंसते हुए सारी बात बताई। मेरे फ़ोन से मैसेज भेजा था, पूजा से मेरा झगड़ा हुआ था, मैंने इसे बताया था तो पता नहीं कब इसने ऐसी हरकत कर दी। कमीना है ये, दोस्त नहीं है। सब लोग हंसने लगे। हम गाड़ी से थोड़ी दूर ही गए थे कि राहुल का सेट इमोजी के साथ मैसेज आ गया, आई मिस यू आर। मैंने स्माइली फेस भेजते हुए उसका मजाक उड़ाया क्योंकि मुझे पता था वो यहाँ भी कोई गेम खेलेगा। गाड़ी निकल पड़ी पिंजौर की तरफ। पंजाब बॉर्डर से होते हिमाचल की तरफ जाना था क्योंकि सब लोगों को छोड़ते हुए जाना था। मैंने गाड़ी के लास्ट वाले सबसे बड़े सीट पर कब्जा किया और पेट के बल लेटकर कोहनी पर सारा भार देते हुए मोबाइल हाथ में लिया था। पूजा को मैसेज करते हुए लिखा, अब तो खुश होना, मैं छुट्टी लेकर आ रहा हूँ, वो भी पूरे महीने की। साथ में मैंने लास्ट सीट पर लेटे हुए एक सेल्फी ली और पूजा को सेंड कर दिया। तब भी पूजा को यकीन नहीं आया क्योंकि उसके साथ अक्सर मैं ऐसी ठिठोली करता रहता था।
पुरानी पुरानी फ़ोटो भेजकर। उसने तुरंत वीडियो कॉल कर दिया। तब मेरे पास हेडफोन नहीं था, तो मैंने फ़ोन काटते हुए पहले बैग से हेडफोन निकाला और उसके बाद दोबारा कॉल लगाने लगा। तो पूजा का मैसेज आ गया, मुझे पता है आप आ रहे हो। वीडियो कॉल कर रही थी, लेकिन अब माँ के साथ मार्केट जाने लगी। शाम को कर लूँगी, टाइम लगेगा तो। नहीं भी किया तो भी कल तो आप आ ही जाओगे। पूजा का मैसेज देखने के बाद मैंने कॉल बैक नहीं किया। माँ को कॉल कर लिया। हेलो, प्रणाम माँ। बैठ गया तू गाड़ी में? थोड़ा ध्यान से आना, ठीक है? माँ ने कहा। लेकिन आपको कैसे? मैं कुछ कहता कि माँ दोबारा बोलने लगी। मुझे बहुत दिनों से ऐसा लग रहा था कि तेरे से मुलाकात होने वाली है, और जब बहू ने खुश होकर बताया कि ध्रुव आ रहा है, तो मैं समझ गई कि मेरा उस दिन का सपना ज़रूर पूरा होगा। 2-4 दिन पहले ही सपने में तू आया था घर। सपने तो मुझे भी आते हैं मम्मी, लेकिन बहुत अजीब अजीब ऐसे सपने कि मैं किसी को बताऊं भी तो कैसे। अजीब तरह से शुरू होते हैं, अजीब तरह से ख़त्म। मैंने कहा, तू तो बचपन से अजीब सपने देखता है। तेरे सपनों पर तो किताब भी लिखी जा सकती है। अभी वो सब छोड़, तू ये बता कि नाश्ता क्या करेगा कल सुबह। माँ ने कहा, ऐसे मत पूछो, आप जो पकाते हो वो स्पेशल होता है। कुछ भी पका लेना, मैं 8 बजे तक पहुंच जाऊंगा। मैंने कहा, माँ ने मार्केट जाना था तो जल्दी फ़ोन काट दिया। रास्तों में नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत आती है, नेट भी नहीं चल रहा था। मैंने मोबाइल में गाने चलाकर सोना ही बेहतर समझा। मेरी एक और ख़ास बात थी जिसके कारण मेरा मजाक भी बनाते थे दोस्त। वो ख़ास बात ये थी कि मुझे जहाँ आंखें बंद करके 5 मिनट रह लिया, वहीं नींद आ जाती थी। कभी कुर्सी में, कभी किसी पत्थर में, कभी कभी कैंप के अंदर चटाई बिछाकर ही सो जाता था। इतनी प्यारी नींद थी कि इंतज़ार करती आंखें मूंदने का। गाना सुनते सुनते ही मुझे गाड़ी में नींद आ गई। उस नींद के बाद का मुझे कुछ याद नहीं। मैं घर गया तो मुझे कोई देख नहीं पा रहा था। मैंने घर का शीशा तक इसलिए तोड़ दिया क्योंकि उसमें मेरी परछाई भी नहीं दिख रही थी। पूजा ने भी नहीं देखा, ना ही माँ ने। जब पूजा ने माँ के फ़ोन पर फ़ोन किया तो मैंने पाया कि मैं तो किसी जंगल में बेसुध पड़ा हूँ। फ़ोन पर फ़ोन आ रहे थे और मैं अपने चारों तरफ जल रहे गाड़ी के पुर्जों और साथियों की लाश को देख रहा था। एक अजीब सा डर मेरे मन में था क्योंकि मुझे अभी अभी पता लगा कि वो शीशे में मेरे नहीं दिखने की वजह क्या थी। पूजा ने क्यों मुझे नहीं देखा, क्यों माँ को मैं महसूस नहीं हुआ। मुझे सब मालूम हो चुका था। इस कारण सबका कि मैं मर चुका था, लेकिन मेरी आत्मा को सिर्फ घर जाने की बेचैनी थी, इसलिए वो शरीर को छोड़कर घर चले गई। अब मैं घुटने के बल अपने गिरे पड़े मोबाइल की तरफ गया। झाड़ियाँ इतनी थी कि कोई ठीक से तन कर चल भी नहीं सकता। जैसे ही मैं मोबाइल को पकड़ने लगा तो मोबाइल के पास किसी का पैर नज़र आया। मैंने पैर को देखते हुए ऊपर की तरफ गर्दन उठाई तो एक लड़खड़ाता हुआ फौजी को अपने सामने पाया, जिसने वो मोबाइल उठाया और आने वाली कॉल को डिस्कनेक्ट करके एक हेल्पलाइन नंबर डायल कर लिया। हेलो, गाड़ी नंबर 136 A2 अमृतसर टू हिमाचल पलट गई है और गाड़ी के सारे जवान मौत के घाट उतर गए हैं। मैं ही बच गया क्योंकि जब गाड़ी पर आतंकवादियों का हमला हुआ था तब मैं गाड़ी में नहीं था। गाड़ी पर इलेक्ट्रिक कारतूस से हमला करके उसका बैलेंस बिगाड़ दिया। ओके, हम करते हैं कुछ, कहते हुए कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। अरे ये तो रघु है, मैंने खुद से कहा और झाड़ी को हटाते हुए रघु के पास गया। रघु से मैं कुछ कहता कि एक बार फिर पूजा का कॉल आया। रघु ने नाम पढ़ा और कहा,
क्या कहूँ मैं पूजा भाभी को, कैसे उठाऊँ फ़ोन? अरे उठा ले ना, प्लीज़ उठा ले और बोल दे कि ध्रुव आ रहा है, उसे बोल देना। मैंने कहा ही था कि रघु भी बोल पड़ा, मुझमें नहीं हिम्मत, लेकिन ध्रुव जाएगा, ध्रुव घर तो जाएगा, वो भी पूरे शान से तिरंगा सका कपन होगा। तिरंगा में लिपट कर ध्रुव घर पहुँचेगा, उससे पहले पहुँच चुकी होगी उसकी कहानी। जिस तरह उसने इन 8 साल में आतंकियों का जीना हराम किया था, घुसपैठियों को उनके कैंप में घुसकर मारने का खिताब भी तो ध्रुव को हासिल है। यही नहीं, ध्रुव ने अकेले 8 आतंकवादियों से लड़कर सुपर हीरो की उपाधि को जो हासिल की है, उस दिन को कैसे देश भूल जाएगा जब 4 जवानों को शहीद करने वाले आतंकवादियों ने ध्रुव को किडनैप करके पूरे देश को चुनौती दे दी थी और अपनी शर्त मंजूर करने के लिए धमकियां ही दी रहे थे। ध्रुव ने ही उस शर्त को न मानने को कहा था, लेकिन सरकार ने अपने जवान के लिए शर्त मंजूर कर ली थी, तो ध्रुव ने उन सभी आतंकियों के साथ उनके शर्तों को भी ही नामो निशान मिटा दिया था। रघु अकेले अकेले आंखों में पानी लिए मेरी तारीफ किए जा रहा था। अरे बस कर मेरे भाई, रो मत, तुम मेरे लिए रोते हो और मुझे फिक्र उस माँ की है जिसने कल शाम को भी ठीक से खाना नहीं खाया होगा, ये सोचकर कि कल सुबह अपने बेटे के साथ खाऊंगी। और मेरी बीवी पूजा, कितनी बदनसीब है वो, उसे तो प्यार से गले भी साल में एक बार लगाता हूँ। वो भी इंतज़ार कर रही होगी कि मैं आऊँगा तो पहले ढेर सारी शिकायत करेगी और उसके बाद अपने दिल की बात बताएगी। मैं फिर से उसका हाथ पकड़कर उंगली से उसे घुमाते हुए किसी हिंदी पुराने ज़माने के गाने में झूमूंगा, जैसे हर बार झूमते हैं। आखिर उसे भी गर्व होता है कि उसका फौजी पति छुट्टी लेकर आया है, जिसे वो सुबह शाम याद करती है। बहुत सारे अरमानों पर पानी फिर चुका था। मैं भी ठहर गया और रघु भी अभी वहीं रुका था। उसने फ़ोन तो नहीं उठाया, लेकिन अब तो अपने ही मोबाइल पर फ़ोन करने लगा, क्योंकि उसका मोबाइल खो चुका था। उसे उम्मीद थी कि यहीं कहीं गिरा होगा। सूरज की शुरुआती किरण अब झाड़ियों से छनते हुए हमारी तरफ आने लगी और झाड़ियों की ओस भी कोहरा बनकर उड़ने लगी। रघु हमारी लाशों के पास ही बैठ गया और इंतज़ार करने लगा कि उनकी मदद के लिए टीम आए। मैं अब जान चुका था कि मैं मर गया, इसलिए अभी इन झाड़ियों से ज़्यादा ज़रूरी था घर जाकर ये देखना कि कहीं उन तक खबर तो नहीं पहुंच गई। घर गया तो अभी भी वहाँ कुछ नहीं पता था। वो लोग टेंशन में ज़रूर थे कि 9:15 बज गए, लेकिन मैं घर नहीं आया, ना ही फ़ोन उठा रहा था। तेरे पास उसके दोस्तों का नंबर होगा, किसी को फ़ोन करके पूछ, माँ ने पूजा से कहा। एक ही का नंबर है, राहुल का, लेकिन वो साथ नहीं आया। मैंने किया था उसको फ़ोन। पूजा ने कहा, एक बार और करके पूछ ले, वो ध्रुव के अलावा किसी और को फ़ोन करके पूछ लेगा, माँ बोली। माँ की जिद को देखते हुए पूजा ने फिर से राहुल को फ़ोन किया। इस बीच राहुल की रघु से बात हो चुकी थी मेरे फ़ोन से, इसलिए राहुल सब जानता था। एक झिझक के साथ राहुल ने फ़ोन उठाया। हेलो भैया, आपकी हुई बात उनसे? पूजा ने कहा। राहुल के पास कहने को कोई शब्द नहीं थे। उसने कांपती रोती सी आवाज़ में कहा, भाभी आप टीवी खोल लो। कहते ही राहुल ने फ़ोन काट दिया। टीवी खोल लो सुनते ही पूजा सुन्न पड़ गई। एक तरफ राहुल की दर्द भरी आवाज़ और ऊपर से उसने कुछ बताया भी नहीं। पूजा की हिम्मत ही नहीं हुई टीवी खोलने की। फिर भी वो आगे गई और टीवी खोलते हुए सोफे में बैठ गई। पूजा को शान देखकर माँ की चीख निकल आई। सुबह सुबह शीशे के टूटना पहले ही अपशगुन
हुआ था। ऊपर से उसकी दाईं आंख सुबह से फड़क रही थी, जिसे वो सिर्फ इसलिए इग्नोर कर रही थी क्योंकि हमेशा अच्छा और पॉजिटिव सोचना चाहिए। टीवी में समाचार इस प्रकार थे। सुपर हीरो ध्रुव और उसके साथी हुए आतंकवादियों के धोखे का शिकार। कुछ दिन पहले ध्रुव के दिखाए कारनामे से डरे हुए आतंकवादियों ने रात के अंधेरे का फायदा उठाकर किया पलटवार। देश को फिर से हुआ 6 जवानों को खोने का नुकसान। फिर से भारत माता के 6 पुत्र अब हमेशा के लिए सो गए अपनी मां के गोद में। 6 शहीद जवानों को पूरा देश देगा भावभीनी श्रद्धांजलि। शहीद जवान ध्रुव की जगह उनकी मां निर्जला देवी को किया जाएगा सम्मानित। समाचार देखते देखते पूजा बेहोश हो गई और मां भी आंखों में आंसू बहाते हुए टीवी पर नजर गड़ाए ना कुछ देख रही थी ना कुछ सुन रही थी, क्योंकि जो उसने सुना था उसके अलावा उसके सुनने लायक कोई बात नहीं थी दुनिया में। समाचार के शौकीन पड़ोसी लोग भी खबर सुनकर हमारे घर आने लगे थे। पीप पीप टिटिट टिटिट एक गाड़ी हॉर्न दे दे कर लगातार चल रही थी और एक मोबाइल जो बार बार रिंग हो रहा था। बस की सीट के नीचे की तरफ लटका हेडफोन और बैग के ऊपर रखा हुआ सिर, सब बस के स्लो मोशन चलने से उत्पन्न कंपन से कांप रहे थे और पसीने से भरा हुआ ध्रुव आंखों से आंसू बहा रहा था। फिर अचानक एक तेज ब्रेक से ध्रुव सीट से नीचे फिसल गया। बेइज्जती के डर से एकदम उठा और देखने लगा कि किसी ने उसे गिरते हुए देखा तो नहीं, वरना फिर से खिल्ली उड़ाने लगेंगे। शुक्र है सब मज़े से सो रहे थे, बस ड्राइवर जागा हुआ था। खिड़की से बाहर झांकते हुए उबासी लेकर ध्रुव झट से बैठ गया। हे प्रभु, ये सुपर हीरो बनने के सपने क्यों इतने तंग करते हैं मुझे। अपने फौजी साथी तो मुझे पेल के रखते हैं, फिर इतने सारे आतंकवादियों को उनके कैंप में जाकर कैसे मारा मैंने, और मैं खुद भी तो मरा। बेकार, आज वाला सपना तो बिल्कुल ही बेकार था। कहते हुए ध्रुव ने हेडफोन कान में डालते हुए पूजा को फ़ोन किया। हेलो, उड़ गई या सो रही हो? नींद ही किसे आई पता नहीं, जब आपने आना होता है तो नींद कहाँ गायब हो जाती है, पूजा ने कहा। अरे लेकिन अभी तो सुबह के 5 बज रहे हैं, पूरे 3 घंटे हैं मेरे आने में, और बस की रफ्तार जैसे उस हिसाब से तो 4 भी लग गए सकते हैं। ध्रुव ने कहा, आपके लिए नाश्ता भी तो पकाना है। मम्मी तो सुबह से ही किचन में खटपट करने लगी है, शायद कुछ स्पेशल बनाएंगे आज, पूजा ने कहा। चलो आराम से बनाओ, मैं भी आराम से आ रहा हूँ। और हाँ, घर आकर तुम्हें आज वाला सपना बताऊँगा। आज तो सपना मेरा इतना खतरनाक था कि जब उठा तो पूरी आंखें भीग गई थी, ध्रुव ने कहा। ऐसा भी क्या देख लिया, चलो घर आकर बताना, मैं भी कुछ काम कर लेती हूँ, पूजा ने कहा। ओके बाय, ध्रुव ने कहा और फ़ोन काट के आंखें बंद कर ली। बाकी सारे साथी सोए हुए थे। अब ध्रुव को नींद नहीं आ रही थी, वो उस अजीब सपने के बारे में सोच रहा था। माँ सही कहती है, मेरे सपनों पर बुक लिखी जा सकती है। एक बार फौजी से रिटायर्ड हो जाऊं, फिर लिखूंगा अपने सारे सपनों को। कहते हुए ध्रुव सोने की कोशिश करने लगा। बस के झटके और सफ़र, साथ में फिर एक नया सपना ध्रुव की लाइफ को नींद और सपनों में ही उलझा गया। अभी तक के सपने में वो एक सुपर हीरो था। अगर नींद में देखेगा तो हमेशा सुपर हीरो सपने में ही रहेगा। असल ज़िंदगी में सुपर हीरो बनने के लिए खुली आंखों से सपने देखने पड़ते हैं और मेहनत करनी पड़ती है। खैर, ध्रुव को मेहनत करना पसंद था, लेकिन सिर्फ सपनों में। इसलिए तो वो बिना मेहनत के जहाँ आंखें बंद करता वहीं सो जाता था।
दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।